my dear students, dear 7th class students. Today we are going to start our next gases. This is carbon dioxide. Okay, so let's start from here. In the last topic we talk about the nitrogen, the oxygen, and now the carbon dioxide. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस. ये हमारे लिए बेटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड. आप हमेशा ध्यान रखें कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, अगर उन्हें अपना जो खाना है वो बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें CO2 बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ठीक, वो उसी से अपना खाना बनाते हैं. एंड रिलीज़ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं हमेशा. ठीक, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उनको हम और आप गेन करते हैं. उसकी हेल्प से हम जिंदा हैं, एनिमल्स भी. तो CO2 से वो अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं. ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. आप और हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं. ये जो होते हैं ये आपके इम्पोर्टेंट नोट्स हैं बेटा. आप कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को आप भूलें नहीं, प्रॉपर वे में लिखें, अच्छे से लिखें, और नेक्स्ट टाइम आप फुल मार्क्स गेन करेंगे. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by the plants, which make a perfect balance. क्या आपको मालूम है कि ये जो अमाउंट होता है CO2 का, जो हम लोग और जानवर रिलीज़ करते हैं वो वाला अमाउंट, और जो प्लांट्स अपने क्या कहते हैं यूज़ करते हैं अपने भोजन में या अदर चीज़ों बनाने के लिए, वो दोनों इक्वल होता है बेटा. कितना परफेक्ट बैलेंस है ना किसी चीज़ के लिए, कि बहुत ज़्यादा CO2 भी नहीं हो जाए और बहुत ज़्यादा रिलीज़ भी ना हो जाए. तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अपने आप में बैलेंस करके चलती हैं नेचर में. ठीक है. हाउएवर द बैलेंस इज़ अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल एंड ऑयल. हाँ, ये कई बार बैलेंस बेटा अप एंड डाउन होता है. वो इसलिए होता है कि हम जो कोयला जला रहे हैं, हम जो फ्यूल जला रहे हैं, पेट्रोल, डीज़ल, केरोसिन ऑयल वगैरह वगैरह, इससे क्या हो रहा है, ये जो अपने आप में, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्म गैस होती है बेटा, तो ये सब अपने आप जब रिलीज़ करते हैं सारी चीज़ें, तो ये भी वार्म होती हैं बहुत. तो जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं तो ये अर्थ के लिए बहुत डेंजर सिचुएशन पैदा करती हैं. और जो आपकी ओजोन लेयर है स्टूडेंट, ओजोन, उसको ये धीरे धीरे तोड़ते हैं. हमारे अर्थ के अंदर ये सब इतना बर्निंग होने से हमें इतना नुकसान है. दे एड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. बिलियंस ऑफ टन कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हर साल पहुंच जाता है. यही रीज़न है कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है. ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, टाइम पे बारिश नहीं हो रही है, और कई जगह बारिश ऐसी हो रही है कि वहाँ बाढ़ ही बाढ़ होती है, फ्लड हो जाता है. तो दीज आर द रीज़न बिहाइंड द मिलियंस ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड. इनकी वजह से सिर्फ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि इम्बैलेंस हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा. एज अ रिज़ल्ट द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट. जो लास्ट लाइन में लिखा है वो मैं आपको इतनी देर से यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिज़ल्ट उसके बाद फिर ये हुआ है कि जो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे अर्थ के वेदर को और क्लाइमेट को. अभी आप देखेंगे कि कनाडा में पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी. फ्रांस में भी, जर्मनी में भी, वहाँ आग लग गई जंगलों में, इस कदर गर्मी है. आग लगने से मतलब ऐसा नहीं गर्मी पड़ी और आग लग गई. गर्मी पड़ने से मतलब ये है कि जो वेजिटेशन होती है बेटा वो सूख जाती है. जो बांस के पेड़ होते हैं वो आपस में रगड़न से ही चिंगारी छोड़ते हैं, उनमें जल्दी आग लगती है, तो जंगलों में आग ही आग फैल जाती है. तो ये सारी चीज़ें हमारी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रही हैं. अब आप इस तरह की हेडिंग्स देखते होंगे न्यूज़पेपर में. देखो, विंटर जो है सबसे ज़्यादा वार्म रिकॉर्ड किया US में, CO2 लेवल इतना ज़्यादा हाई चला गया है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल अनस्क्रीन लाइकली थिन. देखो ये अर्थ को जलते हुए दिखाया. ग्लोबल वार्मिंग कैन ब्रिंग जुरासिक एरा. जुरासिक मतलब जब जुरासिक टाइम पे वो सारी चीज़ें जो है एक्सटिंक्ट हो गई थी, गायब हो गई थी उस टाइम से, क्योंकि उस टाइम भी कहते हैं टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ गया था. तो ये सारी चीज़ें हैं. अब इन पे यही तो बोला गया है कि इस ग्लोबल वार्मिंग अ सीरियस इश्यू इन टुडेज़ वर्ल्ड. बेटा ये बहुत सीरियस इशू है. सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये बहुत सीरियस कंसर्न है
हमें आपको इसीलिए ट्रीज़ हो या वाटर शेडिंग हो या वाटर हार्वेस्टिंग हो, प्रॉपरली इन चीज़ों को बहुत मेंटेन करना चाहिए अपनी नेचर में, जिससे कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। ठीक है, अब ये बहुत ही अच्छा आपका बेटा टॉपिक आया है, और आप एक काम ये करेंगे, ये जो आपका फिगर है इसे आप ड्रॉ करेंगे बेटा। फिगर का नाम है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसे आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक में, और प्रॉपरली इसी तरह से इसको ड्रॉ करेंगे, और ऐसे ही कलरफुल तरीके से इसको सजाएंगे। और ये सारी चीज़ों को आपको इस तरह से हाइट और ये डॉटेड एरो और ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली इसको मेंशन करनी है, ताकि वो डायग्राम आपका बहुत बेहतरीन और अच्छा लगे। ठीक है, इससे आपको लर्न भी हो जाएगा कि हमारी कौन सी लेयर किस जगह पे है। देखो, ये ट्रोपोस्फेयर है बेटा, फिर ओजोन है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है, फिर थर्मोस्फेयर है, फिर एक्सोस्फेयर है। और ये 100 किलोमीटर की, ये जो किलोमीटर में हाइट दी हुई है ना स्टूडेंट, इस साइड ये यहाँ पे, यानी 100 किलोमीटर से कुछ, यानी 90 किलोमीटर के ऊपर थर्मोस्फेयर है और उसके ऊपर एक्सोस्फेयर है। मेसोस्फेयर की बात करें तो 80 किलोमीटर से कुछ ऊपर है। स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें तो 40 किलोमीटर से कुछ ऊपर है। और ये वो रीज़न है स्टूडेंट जहाँ हम रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर में ही हाइड्रोस्फेयर और वो सारी चीज़ें आती हैं। माउंट एवरेस्ट भी तो काफ़ी ऊंचा है ना, 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, तो वो 8-10 किलोमीटर तक है। यही रीज़न है कि यहाँ पे टेम्परेचर, जो ऑक्सीजन होती है उसका लेवल थोड़ा सा कम पाया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हैं आपकी। तो इन चीज़ों को देखना और समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है कई बार। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम समझेंगे। अब स्ट्रक्चर पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर की जो स्ट्रक्चर है उस पर जाते हैं। अवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। ठीक, तो उसमें पहला पॉइंट हमारा क्या मिल गया बेटा, कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी लेयर्स होती हैं स्टूडेंट्स? 5 लेयर्स। और ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अर्थ की सरफेस से। सिंपल सी बात है, आप किसी भी लेयर को जब गिनना शुरू करेंगे तो नीचे से ही करेंगे, बॉटम से। तो बॉटम पे हम रह रहे हैं, हमारा जो ज़मीन है जिस पे हमारा घर बना है, हम सब लोग रह रहे हैं, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर आता है बेटा, फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है, फिर मेसोस्फेयर आता है, फिर थर्मोस्फेयर आता है, फिर एक्सोस्फेयर आता है। उसको लर्न करने की एक टेक्निक भी है बेटा। जैसे पहले T है, फिर S है, फिर M है और फिर TS, वो TE है। तो इसको ना हम कई बार इसको अपने तरीके से शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रो, स्ट्रा, मेस्थो, एक्सो, ये हम बिगिनिंग के दो वर्ड ले लेते हैं। जैसे ट्रो, फिर स्ट्रा, ट्रोस्ट्रा, और ये क्या है बेटा? मेजो, थेजो, मेजो, थे, एक्सो। ठीक, यानी कि मेजो, इसमें आपका मेजोस्फेयर आ जाएगा, इसमें आपका थर्मोस्फेयर आ जाएगा, और एक्सो में क्या आ जाएगा बेटा? एक्सोस्फेयर। ये ट्रोटोस्ट्रा क्या है? ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर। ये छोटे छोटे वर्ड होते हैं जिनको आप बेसिकली लर्न करने के लिए, क्योंकि कई बार ये चीज़ें हमें डायरेक्टली याद नहीं रहती ना बेटा। अब जैसे ट्रोपोस्फेयर है, इसको आपने बेटा हेडिंग डाला, ठीक, ब्लैक पेन से। अब इसके बारे में आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट इज़ एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर। हम जो एयर लेते हैं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो इसी ट्रोपोस्फेयर में बेटा 13 किलोमीटर की रेंज में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। माउंट एवरेस्ट पे जब लोग जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें जाके सिलेंडर ले जाना पड़ता है जब वो क्लाइंबिंग करते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, डेथ हो सकती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेलस्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। अब कोई आपसे पूछे कि एक बात बताइए, जो बारिश होती है, ये धुंध, फॉग पड़ता है, अरे छोटे छोटे तूफ़ान और इस तरह की चीज़ें आती हैं, किस लेयर में आती हैं? तो आपके लिए बड़ा इजी होगा बताना कि सर वो ट्रोपोस्फेयर में आती है, क्योंकि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है। इसी एरिया में ही ये सारी चीज़ें घटती हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में आते हैं स्टूडेंट। इसमें क्या है, इसको आप सेकंड नंबर पे हेडिंग डालेंगे। देखिए, above the troposphere lies the stratosphere।
अब ट्रोपो को जस्ट ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, इसकी जो एक्सटेंड हाइट है 50 किलोमीटर तक है। ये फ्री क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं और ये जैसे एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो इसी स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो आपको फ्री क्लाउड दिखते हैं वो, और जो आपको एरोप्लेन्स के उड़ने की कंडीशन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही आती है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है स्ट्रेटोस्फेयर का इज़ दैट इट कंटेन्स ए लेयर ऑफ ओजोन गैस, और ओजोन गैस बेटा इसी में आती है। किस में? स्ट्रेटोस्फेयर में। तो इसमें सब कुछ ना लिख के जो इम्पोर्टेंट है वो लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे मैं फिर से बता देता हूँ। स्ट्रेटोस्फेयर आप हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे इट एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। पहले तो आप इसकी हाइट लिख देंगे 50 किलोमीटर तक की है। फिर आप लिखेंगे यही वो लेयर है जो फ्री क्लाउड्स को और फ्लाइंग एरोप्लेन की कंडीशंस को आइडल मानी जाती है, आप ये लिखेंगे। फिर आप ये वाला लिखेंगे। इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है इसका कि ये ओजोन लेयर गैस को अपने आप में इसी लेवल में रखती है। तो जो हर स्फीयर में जो लेयर्स हैं हमारी, हम जो फॉर्मेशन ऑफ लेयर देख रहे हैं अर्थ पे, हमें उसकी मेन चीज़ों को पता होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा कि ट्रोपोस्फेयर क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक, क्योंकि उसमें हमारी लिविंग कंडीशन सबसे प्रेफरेबल है। हम एयर जो लेते हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में है। और जब स्ट्रेटोस्फेयर में आएंगे तो आप ध्यान रखें कि जो क्लाउड्स होते हैं फ्री घूमते रहते हैं वो बहुत ऊंचाई पे, और जो आपको एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी लेयर में आते हैं, यानी कि 13 किलोमीटर की ऊंचाई से ज़्यादा। वो मतलब उसमें मूव कर सकते हैं फ्रीली अच्छे से। और दूसरा क्या है बेटा कि इसी में ओजोन लेयर है आपकी, जो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेड से बचाती है। वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमें ओजोन लेयर ही बचाती है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट था। बस एक और आज पढ़ लेते हैं मेसोस्फीयर, बाकी हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। अब हम स्ट्रेटोस्फीयर से और ऊपर जा रहे हैं। देखो, दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इट इज़ लाई अबव द स्ट्रेटोस्फीयर, इज एक्सटेंड ऑफ द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर की हाइट तक एक्सटेंड करती है बेटा ये। ठीक, नीचे से लेके ऊपर तक की अगर 80 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे तो 80 किलोमीटर तक की हाइट तक का होता है। मेटोरेट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। कहते हैं कि जब स्पेस से कोई चीज़ आ रही होती है तो जो उनके जलने की संभावना रहती है वो इसी लेयर में होती है। ठीक, तो ये मेटेरॉइड्स की जो बात होती है ये वही बात होती है, आपने मेटेरॉइड्स इस क्लास में भी पढ़े हैं, एस्टेरॉइड पढ़े, मेटेरॉइड्स पढ़ते हैं, वो इसी में चलते हैं। तो ये 3 पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है स्टूडेंट, और ये हेडिंग डाल के आपको ये सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं अच्छे से। आपके हर बार सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और फिर नेक्स्ट डे हम यहाँ से और आगे इसको रखेंगे चैप्टर को। तो तब तक आप थोड़ा सा इसको प्रिपेयर करें। ओके क्लास, थैंक यू।